सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। इससे संबंधित गुणधर्म और उपयोग देखेंगे। ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कुछ थ्योरी दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर खनिज अयस्क उसका संगठन दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हम डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 2882 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संलयन 288 नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक संलयन एवं 288 आर्गन अक्रिय गैस के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2882 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होती है। यही चीज यहाँ पूछा गया था, क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम जो है वह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इन चारों में से। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है: पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? अब चारों ऑप्शन में से कौन से हल्की और भारी धातु है, ये पूछा गया है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम एवं ऑस्मियम हल्की और भारी धातु का युग्म है। विकल्प में प्रदत्त धातुओं के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एवं घनत्व निम्नानुसार है। पहले धातु दिया गया है, फिर परमाणु क्रमांक, फिर परमाणु भार और यहाँ पर घनत्व। सबसे पहले लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, परमाणु भार 6.941 है और घनत्व 0.534। पारा परमाणु क्रमांक 80, परमाणु भार 200.59, घनत्व 13.534। ऑस्मियम 76 परमाणु क्रमांक है, 190.24 इसका परमाणु भार है और 22.61 घनत्व। एल्यूमिनियम 13 है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 26.982 और घनत्व 2.70 है। स्पष्ट है कि लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, अतः यह सबसे भारी होती है। इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए यह सबसे भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो हीरा जो है सर्वाधिक कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? तो इन चारों ऑप्शन में से प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में से सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। याद रखिए, हीरा जो है वो अधातु है, प्राकृतिक वस्तु में से सर्वाधिक कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम जो है वो बहुत कठोर है और तन्य भी है। तन्य का मतलब जिसकी तन्यता अधिक है, जिसे खींचा जा सकता है अच्छे से। कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है और जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यूरेनियम जो है वो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार
238.03 तथा इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु। ऑप्शन ए एंड्रोहेड्रल पुर्लिन, ऑप्शन बी कैलिफोर्नियम 252, ऑप्शन सी ट्रिटियम, ऑप्शन डी रोडियम। तो याद रखें, सबसे ज्यादा भारी पदार्थ और सबसे बाद में खोजा गया पदार्थ एंडोहेड्रल फुलरिन है। लेकिन याद रखिए, इसमें धातु पूछा है, ये धातु नहीं है, ये सबसे महंगा पदार्थ है जिसे हाल ही में खोजा गया है। और टिट्रियम भी क्या है? ये भी धातु नहीं है। उसके बाद रोडियम जो है वो सबसे महंगा है, लेकिन इसे पहले खोजा गया था। कैलिफोर्नियम 252 इसे अभी हाल ही में खोजा गया है, और ये दोनों के दोनों धातु है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे महंगे पदार्थ में एंड्रोहेड्रल फुलरिन है, लेकिन इसमें धातु पूछा है। इसके आधार पर आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, क्योंकि हाल ही में इसे ही खोजा गया है। तो इसके ऑप्शन में भारी कंफ्यूजन है, इसलिए इसे विलोपित किया गया है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोती की रासायनिक संरचना है। मोती रासायनिक रूप में क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, इरागोनाइट 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती के मुख्य अवयव है। तो मोती के मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी दिया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऊपर व्याख्या में हमने देखा था इरागोनाइट भी क्या था, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट था। यहाँ पर ब्रैकेट में ये दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट इरागोनाइट, ठीक है। और साथ में काचियोलिन भी था इसमें, यहाँ पर दिखा है एक प्रोटीन के रूप में। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इरागोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माणिक्य एवं नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप में, कोरंडम प्राकृतिक रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। याद रखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कार्य संबंधित है। पहला कथन ए दिया है, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं, धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है। तो ये जो कारण दिया है वो गलत है, क्योंकि सोडियम हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है, ना कि गलती है। इसके अकॉर्डिंग कथन ए सही है, कारण आर गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ डिटेल दिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्यतः 3 तरह की रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया है सोडियम लैंप, इसमें पीले रोशनी निकलती है। दूसरा मरकरी लैंप, इसमें श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है। तीसरा प्रादीप्य लैंप, इसमें एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। तो तीनों को याद रखें, पीले रंग की रोशनी सोडियम लैंप होता है, श्वेत नीलाभ रोशनी ये मरकरी लैंप होता है, मरकरी मतलब पारा, और जो सूर्य के प्रकाश के जैसे होता है वो क्या है, प्रादीप्य लैंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका कारण ऑप्शन बी बन जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। जो इसका प्रकाश होता है पीले रंग का, वो पानी की किरणों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इसी कारण सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादीप्य नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रादीप्य नली में सर्वाधिक सामान्यता क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नॉर्मली पारा वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रादीप्य नली
में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और आर्गन गैस से भरी जाती है। कभी कभी जिनॉन, नियॉन एवं क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कभी कभी किया जाता है। नॉर्मली इसमें क्या पारा वाष्प किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, उसमें कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है। रासायनिक सक्रियता इसमें सबसे कम होती है, आसानी से रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई ऊपर से नीचे की ओर रासायनिक सक्रिय का क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम, स्ट्राशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, फिर गोल्ड है। सबसे कम रासायनिक सक्रियता गोल्ड की है और सबसे अधिक रासायनिक सक्रियता इसमें लिथियम की है। ठीक है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है, तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए, चारों में जो है वो सोने को घोला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। स्वर्ण नाइट्रिक, जब जो सोना है वो नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता, परंतु अम्लराज में 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्या होता है इसमें? 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, में घुलकर क्लोरोआरिक अम्ल HAUCl4 बनाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया था, वो चारों गलत थे, तो ये विलोपित था क्वेश्चन। इसका आंसर क्या दिया है? अम्लराज में ये घुल जाता है। अम्लराज में क्या है? 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो नॉर्मली सब जानते हैं शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। चूंकि यह बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। अगर डिग्री में पूछा जाए तो 1000 डिग्री और कैरेट में पूछा जाए तो 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है। सबसे ज्यादा मुलायम खनिज टाल्क, जिसे सोपस्टोन कहा जाता है, मुख्यतः कौन सा है? चारों ऑप्शन में ये पूछा गया है। तो ये क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आंसर ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम, ये सब का। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य अंतमिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, इसे याद रखें। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा गया, कार्बोनेट और चूना पत्थर है, और कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद कलर का है और यहाँ सल्फेट से भी सफेद होता है, इसे आप ध्यान रखें। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के ढांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। हेमी मतलब हाफ होता है, याद रखें। हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या था? CaSO4 हाफ H2O है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो इसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है। जितने भी अयस्क है उसको याद कर लीजिएगा कि ये अयस्क से एक ना एक क्वेश्चन आता है। मोनाजाइट थोरियम, लैंथिनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर
पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो एक इसका मिश्रण है मोनाजाइट, थोरियम, लेथिनम और सीरियम का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका है। माइका क्या है? तो यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का चालक तथा यह विद्युत का कुचालक है। माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अभ्रक की परावैद्युतिक शक्ति तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे संधारित्र तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेट के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखें, माइका अभ्रक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन से उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? यहाँ ऊपर में पूरा अभ्रक के बारे में डिटेल दिया है, उसको देख लीजिए। उसके अलावा यह वैद्युत रूप में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, यहाँ दिया था, यहाँ लिखा होगा। वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यहाँ जो द्रव्य दिया है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहती है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव्य अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, उसमें ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा है, अभी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो ये पारा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है? तो पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। पारा चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु है। पारा जो है चांदी की जैसी सफेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाई जाती है। याद रखिए, ऊष्मा विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, तो इसकी विशेषता क्या है जिसके कारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है? तो यह उच्च संचालन शक्ति वाला होता है, इसीलिए इसको तापमापी उपयोग में किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तन को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च लगभग 356.68 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु सर्वथा उपयुक्त है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण, तापमापी में पारे के प्रयोग के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यह अपारदर्शी एवं चमकदार है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। दूसरा, इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। तीसरा, पारा कांच पर नहीं चिपकता, अतः अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। तो ये तीनों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? यहाँ 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से भाप के गुजरने पर कोई प्रक्रिया नहीं होती, ये पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा है, इसे घुमा दिया है। तो तांबे के ऊपर भाप के गुजरने से कोई प्रक्रिया नहीं होती। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। तो लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो हेमेटाइट होता है, ये इसका अयस्क है, इसे याद रखें। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। पीच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है, पीच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है, और चूने का पत्थर से चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से
बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में हेमेटाइट खनन होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कच्चा लोहा। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट और लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु आदि राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और यहाँ सूची 2। ए में दिया है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन है? तो चांदी जो है वो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। ए का चौथा। बी देखते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। बी का तीसरा। सी, सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाई जानने योग्य धातु। तो सबसे लचीली कौन है? स्वर्ण है, जिसे पीटकर बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक किसमें है? तो सीसा में है। तो डी का दूसरा। तो इसके अकॉर्डिंग ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा है, जो हमारे आंसर ऑप्शन डी को बनाता है। यहाँ वही चीज दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो चांदी की है, ऊपर हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉक्साइट। Al2O3 2H2O एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, बोहनाइट एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया। लेस बॉक्स में पाया गया, इसलिए इसका नाम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। कौन से विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो एल्यूमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। यहाँ भी ऊपर वही क्वेश्चन था, बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किससे किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है, याद रखें। पीच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है, ग्रेफाइट से कार्बन प्राप्त होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और अर्जेंटाइट से चांदी प्राप्त होता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कॉपर सिनेबार से, तो ये गलत है। कॉपर जो है सिनेबार से नहीं, क्यूप्राइट से प्राप्त होता है। क्यूप्राइट जो है कॉपर का अयस्क है। सी जिंक कैलामाइन से प्राप्त होता है। डी आयरन हेमेटाइट से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ ऑप्शन दिया है, इस बार देख सकते हैं, मतलब इसका डिटेल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख ही लेते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, कॉपर तांबा क्यूप्राइट से प्राप्त होता है, पारा मरकरी सिनेबार से प्राप्त होता है, याद रखिए सिनेबार से पारा मरकरी प्राप्त होता है। जिंक जस्ता कैलामाइन से प्राप्त होता है और आयरन लोहा हेमाटाइट से प्राप्त होता है, हेमाटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन में से एक ही कथन सही है, तो डायरेक्ट सही कथन को देखते हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। दंत पेस्ट का एक अवयव होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो टूथपेस्ट है आपके पास वो इसका अवयव है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होते हैं। टूथपेस्ट के अन्य मुख्य अवयव है अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आर्द्रक। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षण की मात्रा 50% होती है। अपघर्षण में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल ट्वाइस एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अविलेय कण शामिल होते हैं। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में FBTR में
शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया ये इंपॉर्टेंट है, कूट वाला है। सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम को सूची 2 किस उद्योग से संबंधित है के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको औद्योगिक प्रक्रम दिया है, सूची 2 में किस उद्योग से संबंधित है उसका नाम बताया गया है। सबसे पहले भंजन दिया है, तो भंजन जो है वो पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। दूसरा दिया है प्रगलन, तो प्रगलन जो है वो ताम्र से तांबे से संबंधित है। सी दिया है हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण जो है वो खाद्य वसा से संबंधित है। और वल्नीकरण रबड़ से संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला है। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ डिटेल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची 2 तत्व से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ और सूची 2 में तत्व दिया है। तो सबसे पहले हीरा दिया है, तो हीरा ये क्या है? कार्बन का अपरूप है, हीरा का चौथा हो जाएगा। दूसरा संगमरमर, तो संगमरमर जो है वो कैल्शियम है। सी बालू, तो बालू जो है वो सिलिकॉन है। और माणिक्य एल्यूमिनियम है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ डिटेल दिया है। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। मार्कल एवं रूपांतरित पदार्थ है, मार्बल जो संगमरमर है ये वो रूपांतरित पदार्थ है जो शुद्ध कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। रेत का मुख्य संगठक सिलिका SiO2 है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संगठक एल्यूमिनियम Al2O3 है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयरन Cr3+ भी उपस्थित होता है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से जल से हल्का सोडियम होता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही अनुक्रम सही अनुक्रम कौन सा है? नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है वो बताना है। ठीक है, अवरोही क्रमानुसार, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? यहाँ पर सारणी दिया है उसी में देख लेते हैं। यहाँ सोना, इसका ग्राम होता है 19.3 किलोग्राम मीटर में 19,300, पारा 13.6 13,534, इस्पात 7.8 7,870। इस प्रकार विकल्प में दिए गए पदार्थों का घनत्व अवरोही क्रम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सोना में है, फिर पारा में, फिर इस्पात में। सोना, पारा, इस्पात। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिए, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मिश्र धातुओं से संबंधित MCQ है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे एक नए क्वेश्चन आता ही है सभी एग्जाम में। मिश्र धातु में पीतल, स्टील, स्टेनलेस स्टील, टांका जिसे सोल्डर भी कहा जाता है, कांसा, ड्यूरालुमीन, जर्मन सिल्वर, ये सबसे संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।